तो इसमें क्या था, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में बच्चे ये स्टार्ट हुआ था 1986 में। और जो भी इंडिया ने जो भी एक्ट बनाया था, ये स्टार्ट कहाँ कहाँ से ये लॉज वगैरह हमने कहाँ से पिकअप किए थे, ये यूएसए, यूके, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, ठीक है। तो वहाँ से थोड़ी थोड़ी लॉज वहाँ पे देख के फिर हमने अपना लॉ फॉर्मुलेट किया था रिगार्डिंग कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट। तो बेसिकली कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट क्यों बना था, अपने कंज्यूमर के ग्रीवेंसेस को समझने के लिए, उनके राइट्स को, उनके जो भी कोई इशू है उनको प्रोटेक्ट करने के लिए। डिफरेंट टर्म्स जो यूज़ होती हैं इसमें कंज्यूमर में, सबसे पहले क्या है, द ऑब्जेक्टिव्स, ठीक है, उसमें कि किस लिए बना कंज्यूमर एक्ट, बेटर प्रोटेक्शन के लिए, इंटरेस्ट ऑफ कंज्यूमर, ठीक है, उनको प्रोटेक्शन प्रॉपर मिले। और कोई भी फर्दर कंज्यूमर और ये बनाना, कोई भी काउंसिल बनाए, अगर कंज्यूमर काउंसिल बनाए, ठीक है, और वहाँ पे कोई भी उनका ऑर्डर है उनको मीट करना, ठीक है। अगर उन्होंने कंज्यूमर कोर्ट ने ऑर्डर दिया हुआ कि ये चीज़ ऐसे होनी चाहिए, अगर आपको पता है कि जैसे एमआरपी है, ये भी कंज्यूमर कोर्ट, अगर कोई आपको एमआरपी से ज़्यादा चार्ज करता है, यू कैन गो टू कंज्यूमर कोर्ट, ठीक है। वो आपसे चार्ज नहीं कर सकता एमआरपी से ज़्यादा। और कंज्यूमर काउंसिल और अथॉरिटीज़ वगैरह है, उनको कोई भी डिस्प्यूट्स वगैरह सेटल करना, ठीक है, ये ऑब्जेक्टिव है कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट का। और अदर फीचर्स कौन से हैं इसके, ये सब जगह पे, सब गुड्स एंड सर्विसेज पे अप्लाइड होता है जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने बनाई हुई है, और या फिर जो एग्जेम्प्ट की हुई हैं उस पर नहीं अप्लाई होएगा। और ये सारे सेक्टर्स कवर करता है, प्राइवेट, पब्लिक, कोऑपरेटिव, ठीक है। और इसका मेन मकसद क्या है, राइट्स ऑफ कंज्यूमर को प्रिजर्व करना है, ठीक है, उसको प्रोटेक्ट करना। और जो भी इस्टेब्लिशमेंट है कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल की, जब स्टेट और या सेंट्रल लेवल पे, मेनली उनका काम क्या है, टू प्रमोट एंड प्रोटेक्ट द कंज्यूमर राइट्स। फिर ये प्रोविजन जो है ऑफ द सेक्टर एडिशन टू, नॉट इन द डेरोगेशन ऑफ द प्रोविजन ऑफ एनी अदर एक्ट। और ये जो एक्ट है वो किसी और एक्ट के प्रोविजन के साथ नहीं आता, ये डिफरेंट एक्ट है। डिफरेंट जो कहते यूज़ होते हैं, ये जो टर्म्स यूज़ हो रही हैं कौन सी हैं, कंप्लेनेंट, कंप्लेंट एंड कंज्यूमर। कंप्लेनेंट कौन सा होता है, इट कैन बी ए कंज्यूमर जिसने वो चीज़ खरीदी है, या फिर वॉलेंट्री कंज्यूमर एसोसिएशन, जैसे आप कहो कि पेरेंट्स एसोसिएशन बनी होती है फीस के रिगार्डिंग एंड ऑल दैट, वो भी कंप्लेंट कर सकते हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट भी कर सकती है, या फिर कौन कर सकते हैं, जो कंज्यूमर्स हैं उनका सेम इंटरेस्ट है वो कर सकते हैं। या फिर इन केस ऑफ डेथ, लीगल हायर या रिप्रेजेंटेटिव, अगर कोई बंदा मर गया है तो उसका लीगल रिप्रेजेंटेटिव भी कर सकता है। कंप्लेंट, कंप्लेंट का क्या मतलब क्या होता है कि जो हमने एलिगेशन लगाना है, ये राइटिंग में कंप्लेंट होती है, ठीक है, हम उसके साथ फिर आगे रेफरेंस लगाते हैं। अब समझ लो वो जो हमने कोई गवाह वगैरह पेश करनी है, ये सब चीज़ें हम साथ में अटैच करेंगे, वो कंप्लेंट होती है। और कंप्लेंट में उसके आगे फीचर्स क्या है, एनी अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस और रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिस हैज़ बीन अडॉप्टेड बाय any trade or service provided and the complainant has suffered loss or damage। कोई भी अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस, कोई भी रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिस, या फिर कोई भी ऐसी चीज़ के कारण कंप्लेनेंट को डैमेज हुआ है या लॉस हुआ है, ठीक है, वो कंप्लेंट कर सकता है। फिर नेक्स्ट है हमारा, ए गुड बॉट बाय हिम और एग्रीड टू बॉट बाय हिम सफ़र फ्रॉम डिफेक्ट्स इन एनी रिस्पेक्ट। कोई भी गुड्स उसने ख़रीदे हैं, वो कोई उसमें वो डिफेक्टिव है, ठीक है, तो कुछ वहाँ पे वो कंप्लेंट कर सकते हैं उसके रिगार्डिंग। सर्विस कोई भी सर्विस या कोई भी चीज़ हायर की है और उसके कारण कोई भी नुकसान पहुँचे, उसकी कंप्लेंट भी कर सकते हैं। ए ट्रेडर और ए सर्विस प्रोवाइडर एज द केस में बी हैज़ चार्ज फॉर द गुड्स फॉर द सर्विसेज मैंशनड इन द कंप्लेंट, ए प्राइस इन एक्सेस ऑफ द प्राइस फिक्स्ड बाय, वही मैंने आपको बताया कि एमआरपी से ज़्यादा कोई आपको चार्ज कर रहा है, ठीक है। डिस्प्ले गुड की पैकेजिंग डिफरेंट है, आपको डिफरेंट दे दी है, आपको कोई नकली प्रोडक्ट पकड़ा दिए तो वहाँ पे भी आप कंप्लेंट कर सकती हो। गुड्स विच विल बी हजार्डस टू द लाइफ सेफ्टी व्हेन यूज्ड आर बीइंग ऑफर्ड टू सेल द पब्लिक। कोई भी हजार्डस प्रोडक्ट है, ठीक है, अगर आप उसको यूज़ करोगे आपको नुकसान पहुँचे, अनसेफ फॉर पब्लिक है, स्टिल वो चीज़ बेची जा रही है, आप उसके अगेंस्ट भी
कंज्यूमर कोर्ट में जा सकते हो। आफ्टर दैट क्या है कंज्यूमर? कंज्यूमर मीन्स फॉलोइंग पर्सन, वो कौन सा आएगा? ए पर्सन हु बाइज एनी गुड्स फॉर द कंसिडरेशन विच हैज़ बिन पेड और promised फॉर द पार्टी। कोई भी पर्सन जिसने गुड्स बोरो किए हैं, मतलब कि बाय किए हैं रिगार्डिंग कंसिडरेशन, मतलब पैसे दे के ली है कोई चीज़, ठीक है, वहाँ पे वो क्या है बंदा? कंज्यूमर। और दूसरा कौन सा है? जिस बंदे ने कोई हाई परचेज की या कोई सर्विस अवेल की है, ठीक है, तो सर्विस में भी कोई नुकसान तो वो भी सारा इसमें आएगा। नेक्स्ट है कंज्यूमर डिस्प्यूट। कंज्यूमर डिस्प्यूट क्या है? where the person against the whom the complaint has been made denies or dispute the allegation contained in the complaint। कंज्यूमर डिस्प्यूट तब होएगा कि जब कोई एलिगेशन जो कंप्लेनेंट है वो लगाता है, कंप्लेंट में लिखता है, और जिसके अगेंस्ट होती है वो उस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करता, उसको बोलते हैं हम कंज्यूमर डिस्प्यूट। नेक्स्ट इज़ डिफेक्ट। डिफेक्ट क्या होता है? कि कोई भी फॉल्ट, कोई भी इनपरफेक्शन, कोई भी शॉर्टकमिंग रिगार्डिंग क्वांटिटी, क्वालिटी, पोटेंसी, प्योरिटी, स्टैंडर्ड, ठीक है, जैसे वो स्टैंडर्ड मीट नहीं कर रहा है। जैसे अगर हम कहें कि हम मिल्क लेते हैं तो वो अगर प्योर नहीं है, ठीक है, अगर आपने चेक करवाया आपको वो अनप्योर मिल्क दे रहा है कुछ मिक्स करके, तो आप उसके अगेंस्ट भी कंज्यूमर कोर्ट में जा सकते हो। डेफिशिएंसी भी एक तरह से डिफेक्ट ही होते हैं, तो यहाँ पे ये डेफिशिएंसी में किस में रिगार्डिंग आएगी? सर्विसेज के रिगार्डिंग, राइट। नेक्स्ट है डिस्ट्रिक्ट फॉरम। डिस्ट्रिक्ट फॉरम क्या है? ये रिड्रेसल फॉरम होता है कि आप सबसे पहले जैसे काइंड ऑफ कोर्ट्स होते हैं, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स होते हैं, आफ्टर दैट हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट, वैसे ही ऐसे ही डिस्ट्रिक्ट फॉरम्स बने हैं। सबसे पहले आप जो अपनी कंप्लेंट करोगे वो डिस्ट्रिक्ट फॉरम में आएगी, आफ्टर दैट स्टेट लेवल पे, एंड उसके बाद सेंट्रल लेवल पे। गुड्स कौन से? जो भी गुड्स सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट में हमने डिफाइन किए कि इमूवेबल प्रॉपर्टी इसमें इंक्लूड नहीं होगी, ठीक है, तो वो गुड्स एक्ट में नहीं आता। तो गुड्स कौन से? जो भी गुड्स एक्ट में हमने पिछले चैप्टर में पढ़े थे वो सारे इंक्लूड होंगे। मैन्युफैक्चरर, जो वो प्रोडक्ट बना रहा है, वो गुड बना रहा है, दैट इज़ द मैन्युफैक्चरर। आफ्टर दैट नेशनल कमीशन, जो भी वो डिस्ट्रिक्ट फॉरम और स्टेट कमीशन के बाद जो आता है, जैसे काइंड ऑफ सुप्रीम कोर्ट आप कह सकते हो, ये नेशनल कमीशन है। एग्जाम्पल इसमें है, ए डीलर इज अ प्रीशियस स्टोन जेम्स had sent for the parcel of gems by the registered post duly insured to a consignee in USA, but the parcel did not reach the destination. The investigation revealed that the parcel were either lost in transit or were stolen. The postal authorities admitted their liability and made payment of postal charges in respect of each parcel. The insured agreed that settled the claim. However, he insisted that the payment of insured amount should be in US dollar. The insurer denied their liability to pay in dollars to the dealer. The dealer may complain to the National Commission. अब एग्ज़ाम्पल बताइए कि जैसे किसी ने कोई जेम से भेजे फॉरेन कंट्री में पोस्टल सर्विसेज के थ्रू, बट इन बिटवीन क्या हुआ? इन ट्रांजिट में वो चीज़ खो गई है, ठीक है, या फिर स्टोलन किसी ने चुरा ली है, तो उसके बाद उस बंदे ने अगर कंप्लेंट की है वो डीलर ने, तो पोस्टल सर्विसेज ने वो गलती मान ली है और दे आर एग्री टू पे, बट जो डीलर है वो कह रहा है मुझे जो आप पेमेंट दे रहे हो, जो भी मेरे कंपनसेशन है, मुझे वो यूएस डॉलर में ही जाए। तो वहाँ पे क्या है कि वो पोस्टल सर्विसेज कह रहे हैं हमने यूएस डॉलर में नहीं, तो वो अपनी कंप्लेंट फर्दर आगे स्टेट कमीशन या नेशनल कमीशन के पास लेके जा सकता है। सर्विसेज जो भी आपने अवेल की है सर्विसेज, ठीक है, चाहे वो फाइनेंशियल हो, इंश्योरेंस, ट्रांसपोर्टेशन, ये सारा सर्विसेज में आएगा। Restrictive trade practices means this definition was introduced in the Act-wide Amendment Act 1993. It has now been amended by the Amendment Act 2002. ठीक है, ये रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेस है, MRTP एक्ट भी उसमें इंक्लूड होता है कि यहाँ पे हमने कोई भी जैसे कोई कंपनी की मोनोपोली है तो वो गलत तरीके से या लोगों को हार्म करके वो किसी से क्या कहते हैं उनके एक्स्ट्रा पैसे ना चार्ज करे, तो ये रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेस में आएगा।
delayed beyond the period agreed to by trader to supply such goods providing services which has led or likely to be rise in the price। कोई भी आगे फर्दर हम किसी के वो रोक लेते हैं, ठीक है, गुड्स रोक लेते हैं जानबूझ के कि फर्दर प्राइस राइज होगा, हम कहेंगे यही पड़ा है आपको लेना है लो, या फिर ऐसे गलत तरीक़ों से उनसे ज़्यादा पैसे चार्ज करके, ये सारी रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिस में आएगा। फिर आता है राइट्स ऑफ कंज्यूमर। कंज्यूमर के राइट्स कौन से हैं? राइट्स टू सेफ्टी। सेफ्टी मीन्स कोई भी ऐसा प्रोडक्ट है ज़ाडस नहीं होने। आपने भी देखा होगा बच्चों के टॉयज़ वगैरह लेने जाते हो, उसके पीछे लिखा होगा कॉशन नॉट फॉर चिल्ड्रन बिलो 3 years, ठीक है। हजार्ड इट कैन बी लिटिल पार्ट्स कैन बी हजार्डस टू देम। तो ये सारे क्या है, राइट टू सेफ्टी की ये चीज़ आप मत बोरो करो, या आपको जो भी आप लेते हो, कोई इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट लेते हो उसमें करंट ना हो, आपका वो राइट है, ठीक है। इट शुड नॉट बी हजार्डस टू योर लाइफ एंड प्रॉपर्टी। राइट टू बी इन्फॉर्म्ड मीन्स हर चीज़ की इंफॉर्मेशन कि ये ऐसा प्रोडक्ट है जी, ऐसा प्रोडक्ट है। अगर कोई आप क्लोथ ले रहे हो कि ये इसका कलर ब्लीड करता है या इस पर फर्दर कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो सकती, ये सारी चीज़ें आपका राइट है। इंफॉर्मेशन आपके पास होनी चाहिए। आपने अगर फूड प्रोडक्ट आप लेते हो, सारे उसके इंग्रेडिएंट्स के बारे में पीछे लिखा होता है, तो ये आपका राइट टू इन्फॉर्मेशन है। राइट टू चूज़, और उसके बाद आपकी मर्ज़ी है आपने कौन सी सर्विस अवेल करनी है, आपकी मर्ज़ी आपने ये लेना है, आपकी ये लेना है। राइट टू चूज़ ये आपका राइट है। राइट टू बी हर्ड मीन्स आपकी कोई भी प्रॉब्लम है, कुछ भी है, वो आपकी सुनी जाए, ठीक है। जो काउंसिल्स बने हुए हैं वो राइट टू बी हर्ड। राइट टू सीक रिड्रेसल, और अगर कोई आपकी ग्रीवेंस है, कोई प्रॉब्लम है, तो आप उसके अगेंस्ट रेमेडीज़ ले सकते हो। इट इज़ अ राइट टू सीक द रिड्रेसल। आफ्टर दैट राइट टू कंज्यूमर एजुकेशन, और फर्दर क्या है, कंज्यूमर को एजुकेट भी करना। कंज्यूमर इट शुड बी इन्फॉर्म्ड, कंज्यूमर इन्फॉर्म्ड होना चाहिए कि इसमें ये चीज़ें होती है, ये चीज़ होती है। तो कंज्यूमर राइट टू कंज्यूमर एजुकेशन भी कस्टमर्स का राइट है। नेक्स्ट है नेचर एंड स्कोप एंड रेमेडीज़ अवेलेबल टू द कंज्यूमर। कोई स्कोप कहाँ पे है ये जो कंज्यूमर का, उसके पास रेमेडीज़ कौन कौन सी अवेलेबल है वो हमने पढ़नी है। सबसे पहले हु कैन फाइल कंप्लेंट। अब कंप्लेंट कौन फाइल कर सकते हैं, पीछे हमने पढ़ा है कंप्लेनेंट कि कंज्यूमर कोई भी जिसने वो चीज़ ख़रीदी है, कोई एसोसिएशन, स्टेट या सेंट्रल गवर्नमेंट, या फिर उसका लीगल हायर, ठीक है। तो वो कंप्लेनेंट में था, वही पर्सन क्या है कंप्लेंट कर सकते हैं। आगे फर्दर जो अमेंडमेंट हुई हैं उसमें क्या है, एवरी कंप्लेंट शैल बी अकम्पनीड विद सच अमाउंट ऑफ फी प्रिस्क्राइब। अमेंडमेंट में क्या है कि अगर आप कोई कंप्लेंट फाइल कर रहे हो तो आपको एक फ़ी प्रिस्क्राइब्ड है, वो फ़ी भी पे करनी पड़ेगी। मीन्स आप वो जो फॉर्म भरते हो आपको वो कंप्लेंट के रिगार्डिंग साथ में फ़ीस भी देनी पड़ेगी। ऑन रिसिट ऑफ कंप्लेंट द डिस्ट्रिक्ट फोरम में बाय ऑर्डर अलाउ द कंप्लेनेंट टू प्रोसीड विद देयर और रिजेक्टेड। और जब जो काउंसिल है, डिस्ट्रिक्ट फोरम है, उसके पास कंप्लेंट आती है, अगर उसको वो चीज़ वैलिड लगती है तो ही वो आगे फर्दर प्रोसीड होती है। इट कैन रिजेक्ट ऑल्सो, ठीक है, वो कंप्लेंट रिजेक्ट भी हो सकती है। Where the complaint is allowed to proceed with the district forum may proceed with the complaint in the manner provided under the act। और उसके बाद अगर वो प्रोसीड होती है तो जो भी रिक्वायरमेंट है, क्या क्या टाइम दिया हुआ है अपनी अपनी बात रखने का, या जो फर्दर जो पार्टी है जिसके अगेंस्ट किया है उनको भी टाइम मिलता है, तो जो भी प्रोवाइडेड मैनर है उसके अकॉर्डिंग फिर काम चलता है। वेयर टू फाइल अ कंप्लेंट, कहाँ पे हम फाइल कर सकते हैं, सबसे पहले कहाँ जाएंगे, डिस्ट्रिक्ट फोरम में। जो भी आपके जुरिस्डिक्शन एरिया है, जैसे काइंड ऑफ हम लुधियाना में हैं, तो हमारा जो जुरिस्डिक्शन एरिया है उसके बीच में क्या करेंगे हम, जो लोकल लिमिट्स हैं वहाँ पे जो डिस्ट्रिक्ट फोरम अवेलेबल होएगा वहाँ पे हम कंप्लेंट करेंगे। इफ़ द वैल्यू ऑफ गुड्स और सर्विसेज इफ़ एनी क्लेम्ड एक्सीड ₹20। और जो ये भी चीज़ है कि डिस्ट्रिक्ट फोरम में 20 लाख से नीचे वाले प्रोडक्ट्स की, अगर आपके जो भी आपकी वैल्यू थी प्रोडक्ट्स की वो 20 लाख से नीचे थी, वही डिस्ट्रिक्ट फोरम में। अब जो 20 लाख से अबव है, ठीक है, जो भी हमारी सर्विसेज या कंपनसेशन या गुड्स रिगार्डिंग और नॉट एक्सीडिंग ₹1 करोड़, 20 लाख से लेके 1 करोड़ तक आप कहाँ पे फाइल करोगे, स्टेट कमीशन में। उसके बाद जो 1 करोड़ से अबव हैं वो सारी सीधा ही कहाँ जाएंगी,
नेशनल कमीशन पे। हाउ टू फाइल अ कंप्लेंट, कंप्लेंट आप कैसे फाइल कर सकते हो, ये डिफरेंट प्रोसीजर्स आपको दिए हुए हैं। सबसे पहले क्या आएगा, प्रोसीजर ऑन द एडमिशन ऑफ कंप्लेंट, कि सबसे पहले जब आपने कंप्लेंट फाइल करी है, सबसे पहला काम क्या करोगे, द प्रोसीजर इन रिस्पेक्ट गुड वेयर द डिफेक्ट एलिज्ड रिक्वायर्स नो टेस्टिंग और एनालिसिस, जहाँ पे कोई टेस्टिंग रिक्वायर्ड नहीं है, ठीक है, कोई भी एनालिसिस रिक्वायर्ड नहीं है, तो आप उसकी जो कॉपी है, रेफरेंस कॉपी है, वो कंप्लेंट के साथ विद इन 21 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ एडमिशन ऑफ ऑपोजिट पार्टी मेंशन टू कंप्लेंट डायरेक्टेड him to give his version the case within period of 30 days or such extended period not exceeding 15 days as may be granted by district forum। जो भी आपने कंप्लेंट एडमिट की है उसके साथ अगर कोई डॉक्यूमेंट अटैच करने वाला है, अगर टेस्टिंग या एनालिसिस रिक्वायर्ड नहीं है, तो आप विद इन 21 डेज वो सबमिट कर सकते हो, या फिर अगर जो दूसरी पार्टी है उसने अपना वर्जन रख दिया उसके 30 डेज़ में, और उसके एक्स्ट्रा 15 डेज से एक्सीड नहीं होना चाहिए, तो इन बिटवीन ये आप अपनी रेफरेंस कॉपी लगा के दे सकते हो। When the opposite party on admission of the complaint referred to him under the above denies the dispute and alleged contains in the complaint or omits or fails to take any action represent his case within a time given of district, और जो भी एक ऑपोजिट पार्टी है वो डिनाई करती है कि ये चीज़ मैंने नहीं करी या मेरे को नहीं पता ये क्यों हुआ, या वहाँ पे वो क्या है कि डिस्ट्रिक्ट फॉरेन शेयर प्रोसीड द सेटल कंज्यूमर एंड मैनर स्पेसिफाइड क्लॉज एंड हेयर अंडर, वो डिफरेंट क्लॉजेस के अंडर कैसे एक्शन लेना है, या फिर वहाँ पे एनालिसिस जाके कैसे करना है, ठीक है, वो सॉल्व देखना कि ये चीज़ कंप्लेंट थी या एपन हुई कि नहीं, फिर वो प्रोसीजर में वो जो हमारा डिस्ट्रिक्ट फॉरम है वो चेक करेगा। प्रोसीजर इन द रिस्पेक्ट ऑफ गुड्स वेयर डिफेक्ट एलिज्ड रिक्वायर्स एनालिसिस और टेस्टिंग, तो यहाँ पे फिर प्रोसीजर कौन सा होता है कि जब हमें टेस्टिंग रिक्वायर्ड है या एनालिसिस रिक्वायर्ड है, तो सबसे पहले क्या करेगा, जो डिस्ट्रिक्ट फॉरम है वो जो गुड्स हैं वो सैंपल उसका ले लेंगे, ठीक है, और कंप्लेंट और उसको सील करके अपने पास रख लेंगे, ठीक है। अगर मीन्स अगर आपने कोई मेडिसिन यूज़ की है, वो मेडिसिन ख़राब थी, चाहे उसके ऊपर डेट एक्सपायरी की आगे लिखी हुई है, स्टिल वो आपको इफ़ेक्ट करती है, उसकी टेस्टिंग होगी, तो वो उस चीज़ को, वो प्रोडक्ट को, ये चीज़ को वो सील आउट करके अपने पास रख लेंगे। बिफोर एनी सैम्पल ऑफ गुड्स इज रेफर टू एनी अप्रोप्रिएट लेबॉर्ट्री, और जो भी गुड्स हैं या सैम्पल है वो लेबॉर्ट्रीज में जाएंगी। द डिस्ट्रिक्ट फॉरम में रिक्वायर द कंप्लेनेंट टू डिपॉजिट द क्रेडिट ऑफ द फॉरम, सच फीस में बी स्पेसिफाइड, और कोई भी लेबॉर्ट्री की टेस्टिंग के लिए वो जिसने कंप्लेंट की है उसको वो पे करनी पड़ेगी, ठीक है। आउट ऑफ नेसेसिटी एनालिसिस टेस्ट इन रिलेशन गुड्स एंड क्वेश्चन, the district forum shall remit the amount deposited to credit under clause to appropriate laboratory to enable to carry out the analysis or test aforesaid. On receipt or report appropriate laboratory, the district forum shall forward a company to report along with such remarks, and district forum may feel appropriate to the opposite party। वहाँ पे जो डिस्ट्रिक्ट फॉरम है वो अमाउंट, अगर आपने ऑलरेडी टेस्टिंग करवाई है कुछ भी है, या फर्दर टेस्टिंग के लिए आपने कोई फ़ीस, तो ये डिस्ट्रिक्ट फॉरम की मर्ज़ी, वो आपको पैसे वापस भी कर सकती है, रिमिट भी कर सकती है, कोई और लेबॉर्ट्री के साथ दोबारा वो टेस्टिंग करवा सकते हैं, ठीक है, तो वो कॉपी उसकी लेबॉर्ट्री की वो साथ में लगेगी। इफ़ एनी parties dispute correctness of findings and appropriate laboratory or dispute correctness or the method of analysis or test adopted by the appropriate laboratory, the district forum shall require the opposite party to complaint submit writing his objections in regard, और जो भी रिपोर्ट्स आती हैं टेस्ट की, ठीक है, लेबॉर्ट्री से, तो अगर जो उसको कंप्लेनेंट को या फिर जो पार्टी है जिसके अगेंस्ट है, तो वो इन राइटिंग ऑब्जेक्शन लिख सकते हैं कि ये ऑब्जेक्शन था, ये इसमें निकला था, ये क्यों टेस्ट में क्यों नहीं आया, या कुछ भी है, या हमारे प्रोडक्ट ऐसा नहीं है, ये इसमें ऐसा लिया गया, तो वो अपनी ऑब्जेक्शन इन राइटिंग सबमिट करा सकते हैं। द डिस्ट्रिक्ट फॉरम शेल देयर आफ्टर गिव अ रीजनेबल अपॉर्चुनिटी to the complainant as well as the opposite party of being heard to correctness or otherwise of report made by the appropriate laboratory and also the objection made in relation thereto।
तो डिस्ट्रिक्ट फोरम क्या अपॉर्चुनिटी देती है कंप्लेनेंट को प्लस अपोजिट पार्टी को कोई भी करेक्टनेस या कोई भी चेंज करने हैं वो कर सके।